Bismillahirrahmanirrahim. Samiullah being here. We are studying Arbitration Act 1940. ये हमारा 8th लेक्चर है। पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं, वो कोर्ट की जो कन्वेंशनल किस्म का प्रोसीजर है, एक स्टीरियोटाइप, उससे बचने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए, तो वो आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हमारा जो भी कोई डिस्प्यूट राइज होगा, हम उसको थ्रू रेफरेंस जो है आर्बिट्रेशन रिजॉल्व करवा देंगे। जब ऐसा कोई मैटर थ्रू आर्बिट्रेशन रिजॉल्व होता है, सेटल होता है, तो उसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं, और वो जो डिसीजन उसमें दिया जाता है वो अवार्ड कहलाता है। अवार्ड को फिर फर्दर रूल ऑफ कोर्ट बनाया जाता है, उस पर कोर्ट अपनी जजमेंट देती है, डिक्री होती है, और बाकायदा वो एक को जुडिशियल रिकॉर्ड में आके वो चीज प्रॉपरली एज पर लॉ इम्प्लीमेंट हो जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो आज हमने सेक्शन 31 से 35 तक पढ़ना है। सेक्शन 31 है जुरिस्डिक्शन, इस अवार्ड के मैटर के रिलेटेड किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, कौन कोर्ट इश्यूज को, मैटर्स को देखेगी। अगर अवार्ड की या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट राइज होता है, उसकी वैलिडिटी, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी एनफोर्समेंट के हवाले से कोई चीजें आती हैं, तो कौन सी कोर्ट देखेगी। Let's start. Subject to the provisions of this act, an award may be filed in any court having jurisdiction in the matter to which the reference relates. वेरी सिंपल है कि अवार्ड के मैटर में उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है कि अगर वो मामला थ्रू रेफरेंस आर्बिट्रेटर्स को ना भिजवाया जाता और सूट फाइल किया जाता, तो जिस कोर्ट की वो जुरिस्डिक्शन है, वेदर दैट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, तो जिस कोर्ट में सूट जाना था वही कोर्ट, अगर मैटर रेफरेंस भेज दिया गया अवार्ड के लिए, तो वही कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, अगर किसी दूसरे लॉ के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन दे दी गई है, कोई ऐसा लॉ क्लॉज एग्जिस्ट करती है, या एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, या इस एक्ट के अंदर कोई चीज बताई गई है, जो है बयान कर दी गई है, देन ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी, तमाम वो सवालात जो एग्रीमेंट या अवार्ड की वैलिडिटी के रिलेटेड हैं, अफेक्ट और एग्जिस्टेंस ऑफ एन अवार्ड, अवार्ड का अफेक्ट क्या होगा, उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं, आर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट between the parties to the agreement or persons claiming under them shall be decided by the court in which the award under the agreement has been or may be filed or by no other court, के अवार्ड या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अफेक्ट, एग्जिस्टेंस या वैलिडिटी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, वो वही कोर्ट रिजॉल्व करेगी, वही कोर्ट डिसाइड करेगी जिस कोर्ट के अंदर वो अवार्ड फाइल होना था। इसके अलावा कोई और कोर्ट उस मैटर को नहीं देखेगी। सब सेक्शन 3 है, ऑल एप्लीकेशंस रिगार्डिंग टू द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आर अदरवाइज अराइजिंग आउट ऑफ सच प्रोसीडिंग्स शैल बी मेड टू द कोर्ट वेयर अवार्ड हैज बीन और मे बी फाइल्ड एंड नो अदर कोर्ट। अगर आपने आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग जो है कंडक्ट, जो आर्बिट्रेटर्स का था, जो उस प्रोसीडिंग्स के दौरान जो एक कंडक्ट है, उसके अगेंस्ट आपने कोई एप्लीकेशन देनी है, तो वो एप्लीकेशन भी वही कोर्ट देखेगी जिसके अंदर अवार्ड हमने फाइल करना है, जिसको रूल ऑफ कोर्ट बनाना था, जिसने एग्जीक्यूट करवाना था, तो उसी कोर्ट के अंदर फाइल होगा, वही उस मैटर को देखेगी, ना कि कोई और दूसरी कोर्ट। सब सेक्शन 4 है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एल्सवेयर इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इस लॉ के अंदर या कोई दूसरा लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, इन फोर्स है, उससे हट के, वेयर इन एनी रेफरेंस any application under this act has been made in a court competent to entertain it, कोई एप्लीकेशन दी गई है इस रेफरेंस से रिलेटेड उस कोर्ट के अंदर जो कॉम्पिटेंट है उसको एंटरटेन करने के लिए, दैट कोर्ट अलोन शैल हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, सिर्फ वही कोर्ट है, उसकी जुरिस्डिक्शन है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड, एंड ऑल सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ रेफरेंस, और उसके बाद उस रेफरेंस से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन कोई आएगी, and the arbitration proceedings shall be decided in that court and no other court, तो वो तमाम उसी कोर्ट के थ्रू डिसाइड होंगी, कोई दूसरी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। सेक्शन 32 है, बार टू सूट कंटेस्टिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अवार्ड। जर्नल ये रूल बताया गया है सेक्शन में, नॉटविथस्टैंडिंग एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स,
कोई लॉ फॉर टाइम बीइंग इन्फोर्स कर रहा है, उससे हटके no suit shall lie on any ground whatsoever for a decision upon the existence, effect or validity of an arbitration agreement or award, nor shall any arbitration agreement or award be set aside, amended, modified, or in any way affected otherwise than as provided in this act. वो ये कह रहे हैं कि किसी भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या अवार्ड के मुतालिक कोई सूट फाइल नहीं किया जाएगा किसी भी ग्राउंड पे फॉर ए डिसीजन अपॉन द एग्जिस्टेंस, अफेक्ट और वैलिडिटी, तीन चीजों पे कि अवार्ड या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, उसका अफेक्ट क्या है, उसकी वैलिडिटी है या नहीं, इन तीनों पे किसी भी ग्राउंड पे कोई सूट फाइल नहीं किया जाएगा, ना ही किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या अवार्ड को सेट असाइड किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा या मॉडिफाई किया जाएगा। जो पीछे हमने सेट असाइड सेक्शन 30 में पढ़ा है, मॉडिफाई हमने सेक्शन 15 में पढ़ा है, रिमिट हमने सेक्शन 16 में पढ़ा है। इन एनी वे अफेक्टेड अदरवाइज देन एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, हम पीछे क्लासेस पढ़ चुके हैं, सेक्शन 15, 16, सेक्शन 30, इसके अंदर कोर्ट्स को पावर दी गई है कि वो कोई अवार्ड मॉडिफाई कर सकती है, रिमिट कर सकती है या सेट असाइड कर सकती है। यहाँ यही बात की गई है कि कोई और सूट किसी भी ग्राउंड पे फाइल नहीं किया जाएगा, अगर जिस लॉ के अंदर जो प्रोविजन दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सेट असाइड कराया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, या उसको जो भी आपकी उसके अगेंस्ट रेमेडी है वो इस लॉ के अंदर आप अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 33 है arbitration agreement or award to be contested by application. Any party to an arbitration agreement or any person claiming under him desiring to challenge the existence or validity of an arbitration agreement or an award or to have effect of either determined shall apply to the court and the court shall decide the question on affidavits. अगर कोई पार्टी जो आर्बिट्रेशन का हिस्सा है, आर्बिट्रेशन के अंदर पार्टी है, या कोई दूसरा पर्सन उसकी बिहाफ पे जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो चैलेंज करना चाहता है किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या अवार्ड को, उसकी एग्जिस्टेंस, वैलिडिटी या इन्फोर्समेंट को, तो देन क्या करेगा, वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव करेगा और कोर्ट उस एप्लीकेशन को ऑन एफिडेविट, हलफनामे पे उसको डिसाइड करेगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट डीम्स इट जस्ट एंड एक्सपीडिएंट, अगर कोर्ट को मुनासिब ये लगता है, फेयर लगता है, जरूरी समझती है, इट में सेट डाउन द एप्लीकेशन फॉर हियरिंग ऑन अदर एविडेंस आल्सो, उस एप्लीकेशन को कोई दूसरे सबूतों के जरिए भी देख सकती है, उसको डिसाइड कर सकती है। एंड इट में पास सच ऑर्डर्स फॉर द डिस्कवरी एंड पार्टिकुलर्स एज इट मे डू इन ए सूट, और वो उसी तरह ही कोई उसने पार्टिकुलर्स डिस्कवरी उसको फर्दर चाहिए, एप्लीकेशन पे कोई एविडेंसेस चाहिए रिकॉर्ड करने हैं, तो वो सेम उसी तरह ऑर्डर पास करेगी जैसे सिंपली एक सूट के अंदर कोर्ट ऑर्डर पास करती है। सेक्शन 34 है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो सेक्शन 30 के बाद पावर टू स्टे लीगल प्रोसीडिंग्स वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, where any party to an arbitration agreement or any person claiming under him commences any legal proceeding against any other party to the agreement or any person claiming under him in respect of any matter agreed to be referred. Any party to such legal proceedings may at any time before filing written statement or taking any other steps in proceedings apply to the judicial authority before which the proceedings are pending to stay the proceedings. And if satisfied that there is no sufficient reason why the matter should not be referred in accordance with the arbitration agreement, and that application was at the time when the proceedings were commenced and still remains ready and willing to do all things necessary to the proper conduct of arbitration, such arbitration authority may make an order staying the proceedings. बहुत आसान है, लंबी स्टेटमेंट है, आपने परेशान नहीं होना। दो पार्टीज हैं ए और बी, वो आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि हमारे दरमियान इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है, कोई कंफ्लिक्ट आता है, तो हम उस मसले को थ्रू आर्बिट्रेशन रिजॉल्व करवाएंगे। ये एग्रीमेंट उनके दरमियान हो गया था, या वो बिजनेस इकट्ठा कर रहे हैं या कोई भी काम इस तरह कर रहे हैं, तो उनके दरमियान कोई इशू ऐसा राइज होता है, लेकिन उसके पीछे उनकी आपस में एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी ऐसी कोई वजह बनेगी तो हम अपना मामला कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। होता यह है कि वो इकट्ठे चल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाके उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, तो उसमें से एक पार्टी जाके कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर देती है
कि ये हमारा मैटर है, ये हमारा डिस्प्यूट है, ये हमारा कन्फ्लिक्ट है, तो वो सूट उस पर फाइल कर देती है। तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, दूसरी पार्टी के पास क्या राइट है, वो रिटर्न स्टेटमेंट देने से पहले या कोई दूसरा स्टेप उस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने से पहले सिंपली उस कोड को अप्लाई करेगी जिसके अंदर एक पार्टी ने सूट फाइल किया है कि हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट राइज करेगा तो हम उसको थ्रू आर्बिट्रेशन रिजॉल्व करवाएंगे। तो इसलिए हमारा जो मैटर है आर्बिट्रेशन को रेफर किया जाए और वहां ही इसको सेटल डाउन किया करवाया जाए और वहां से ही अवार्ड लिया जाए। तो कंडीशंस ये हैं कि जो पार्टीज हैं जो सूट फाइल करने वाली है या जो ये प्ली ले रही है कि हमारे दरमियान एग्रीमेंट है, तो दोनों का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में पार्टी होना जरूरी है और वो आर्बिट्रेशन उनका रिटर्न हमें होना चाहिए। और दूसरी पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट दे देगी तो इसका मतलब है उसने विलिंग शो कर दिया कि वो अपना सूट कंटेस्ट करने जा रही है या कोई और दूसरा स्टेप उस प्रोसीडिंग्स में ले लेती है। तो उससे पहले वो सबसे पहले जुडिशियल अथॉरिटी को अप्लाई करेगी कि नहीं, इस मैटर को, इस लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टे किया जाए और हमारा मैटर आर्बिट्रेशन को रेफर किया जाए। तो कोर्ट क्या करेगी, अगर कोर्ट को कोई सफिशिएंट रीजन नहीं लगती कि इस मामले को आर्बिट्रेशन में नहीं भेजना चाहिए तो वो उस लीगल प्रोसीडिंग को स्टे कर देगी और मामला जो है आर्बिट्रेशन में रेफर कर दिया जाएगा, बशर्ते कि जो दरखास्त बंदा दे रहा है वो उस टाइम भी विलिंग है, रेडी है, तमाम कंडीशंस, नेसेसरी थिंग्स आर्बिट्रेशन के रिलेटेड जो है वो पूरी करने के लिए, और जब एग्रीमेंट उनका हुआ था तब भी वो विलिंग था और अब भी विलिंग है, तो कोर्ट उन लीगल प्रोसीडिंग को रोक देगी। तो ये है 34। सेक्शन 35 है, लास्ट सेक्शन है आज का हमारा। अफेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन आर्बिट्रेशन। नो रेफरेंस नॉर अवार्ड शेल बी रेफर्ड इनवैलिड बाय रीजन only of the commencement of legal proceedings upon the subject matter of the reference। ये यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई भी रेफरेंस या अवार्ड जो है वो इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा इस वजह से कि उसके रिलेटेड, उस सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड, उस रेफरेंस के रिलेटेड लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन तब इनवैलिड हो जाएगा अगर व्हेन लीगल प्रोसीडिंग्स अपॉन द होल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उस पूरे सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड जो लीगल प्रोसीडिंग है वो शुरू हो गई हैं बिटवीन ऑल पार्टीज, जितनी भी उसकी पार्टीज थी उनके दरमियान वो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है और उसके रिलेटेड नोटिस जो है वो आर्बिट्रेटर और अंपायर को भी भेज दिया गया है कि इन पार्टीज के दरमियान, तमाम पार्टीज के दरमियान होल सब्जेक्ट मैटर पे लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऊपर जो हमने पढ़ा है सेक्शन 34 के अंदर, अगर कोर्ट कोई स्टे नहीं ग्रांट कर देती तो उसके बाद अगर वो अवार्ड की या रेफरेंस की प्रोसीडिंग जारी रहती है तो वो इनवैलिड हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोर्ट स्टे दे देती है कि नहीं, मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू ही अवार्ड होएगा, तो देन वो वैलिड होगा। In this section, the expression parties to the reference includes any person claiming under any of the party litigating under the same title। सेक्शन 34 और 35 इंपॉर्टेंट हैं। 34 में दोबारा मैं उसको रिपीट कर दूं कि दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी मैटर डिस्प्यूट राइज होगा वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करवाएंगे, लेकिन उनमें से एक पार्टी उसके बारे कोर्ट में चली जाती है, वहां पे सूट फाइल कर देती है, तो दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट को जाके बताएगी रिटर्न स्टेटमेंट देने से पहले, जमा करवाने से पहले या कोई दूसरी स्टेप लेने से पहले, उस प्रोसीडिंग का पार्ट बनने से पहले वो कोर्ट को बताएगी कि हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ है और मैं अब भी रेडी हूं, तब भी रेडी था आर्बिट्रेशन की जितनी भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए, और हमारा मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन में भेजा जाए और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई हैं उनको स्टे कर दिया जाए। और कोर्ट अगर मुनासिब समझेगी कि कोई भी ऐसी सफिशिएंट रीजन नहीं है कि आर्बिट्रेशन में मामला नया भेजा जाए, तो कोर्ट क्या करेगी, वो मैटर आर्बिट्रेशन में भेज देगी और लीगल प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट हुई थी कोर्ट के अंदर उसको स्टे कर देगी। सेक्शन 35 में यही कहा जा रहा है कि कोई रेफरेंस या कोई अवार्ड इस वजह से इनवैलिड नहीं होगा कि किसी सब्जेक्ट मैटर पे लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, बशर्ते के उसके रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट मैटर पे लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है और तमाम पार्टीज को उसका नोटिस कर दिया गया, आर्बिट्रेटर और अंपायर को भी नोटिस भेज दिया गया कि इस पे लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो उसके बाद अगर वो उसी मैटर को, आर्बिट्रेशन को आगे चलाते हैं तो वो इनवैलिड होगा, लेकिन अगर उन पर सेक्शन 34 में कोर्ट ने स्टे दे दिया है और कोर्ट ने यही कहा है कि आर्बिट्रेशन के जरिए रिजॉल्व करवाया जाए तो देन वो वैलिड ही होगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।